जय हिंद छात्रों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण। पोषण के अंतर्गत आपको लगभग 4 या 5 लेक्चर मिलेंगे, जिसमें से आज का जो हमारा लेक्चर है वो मुख्य रूप से संबंधित है पादप पोषण से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। पादप पोषण। पादप पोषण यानी कि पौधों में पोषण की क्रिया विधि को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण को समझना चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझने के लिए पहले ये समझना चाहिए कि पौधों में पोषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पौधों में पोषण के लिए मुख्य रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिससे पौधे अपनी दैनिक जीवन में जो न्यूट्रिशन संबंधी आवश्यकता है उसको पूर्ण कर लेते हैं। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो 2 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता है वो पौधा कहाँ से पूरी करेगा? तो ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पौधा करता है प्रकाश संश्लेषण, और इनऑर्गेनिक को आवश्यकता को पूरा करने के लिए पौधे जड़ के द्वारा जमीन से आवश्यक पदार्थों का क्या कर लेते हैं? अवशोषण। जैसे नाइट्रोजन है और भी सल्फर, फास्फोरस आदि जो तत्व हैं, विटामिन, खनिज वगैरह आदि, इन सभी चीज़ों का क्या करता है पौधा? जड़ के माध्यम से, जमीन से अवशोषण के माध्यम से क्या कर लेता है? चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण कर लेता है, जिससे पौधों की जो पोषण की आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब हम ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये पोषण होता क्या है, पोषण की इतनी आवश्यकता है ही क्यों? पोषण न सिर्फ पौधे बल्कि किसी भी जीव के लिए एक आधारभूत तत्व है, आधारभूत आवश्यकता है। आपने सुना होगा कि खाली पेट भजन न होए गोपाला, यानी कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो पोषण अर्थात भोजन हमारे ही नहीं बल्कि हर एक जीव के लिए आवश्यक होता है, जिसके माध्यम से शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। पौधे भी ऊर्जा का निर्माण करते हैं इसी पोषण के माध्यम से, जिसमें मुख्य रूप से हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ लेना है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से समझी जाएगी पहले वो देखते हैं। जैसे ये सूर्य है आपका, ठीक है, एक सूर्य बनाते हैं। सूर्य से आता है आपका प्रकाश, ये सूर्य है। सूर्य से प्रकाश की किरणें धरती पर आ रही हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें जो होंगी वो पौधे के द्वारा ग्रहण कर ली जाएंगी। और भी कई तत्व हैं जो इस प्रकाश को ग्रहण करेंगे, लेकिन हम चूंकि प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं तो हमें पौधों के संबंध में बात कर लेनी है। यह है आपका पौधा। ठीक है, पौधे के अंदर पत्ती के अंदर क्लोरोफिल इस सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेगा, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल इतने ही दोनों चीजों से नहीं हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कुछ और भी वस्तुओं की आवश्यकता है, कुछ और चीजों की आवश्यकता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं उनको समझते हैं। जैसे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पौधे के जो जड़ है उन जड़ के द्वारा अवशोषित किया गया आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ती के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया गया और जड़ के माध्यम से किसको? जड़ के माध्यम से जल को ग्रहण किया गया। फिर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करेंगे, और इस क्रिया के बाद जो बनेगा वो है ग्लूकोज, यानी कि आपका क्या बनेगा? मुख्य रूप से भोजन, यानी कि पोषण के संबंध में सबसे पहला उत्पाद क्या बनेगा? ग्लूकोज। और साथ ही साथ कुछ मात्रा में आपका जल बनेगा, और जल के बाद ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत आप किस तरीके से चीजों को समझना, मतलब किस तरीके से हम इस चीजों को कंप्लीट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करने के बाद भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं और जल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद कुछ मात्रा में क्या है,
ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त कर ली जाती है। इस तरीके से पौधे अपने लिए कुछ कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यही ग्लूकोज आगे चल के पौधों में स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च। पूछा जाता है कि पौधों में प्राथमिक उत्पाद क्या है, तो आपको बताना है ग्लूकोज, और स्टोर एनर्जी क्या है, यानी कि जो संचित ऊर्जा है वो क्या है, फिर अपन बताएंगे उसको स्टार्च। यानी कि स्टार्च क्या है? पौधों की संचित ऊर्जा है जो ग्लूकोज से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। अब ग्लूकोज और स्टार्च दोनों ही क्या है? दोनों एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। आगे के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट को भी समझेंगे। आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम मुख्य रूप से इतना ही समझेंगे और इनसे संबंधित जो मुख्य फैक्ट होंगे उनको एक एक करके देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा आखिरकार प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन कौन से फैक्ट परीक्षा में बन जाते हैं। ठीक है, अभी तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी स्टूडेंट के द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। ठीक है, पोषण की परिभाषा को समझो पहले। पोषक पदार्थों को शरीर द्वारा ग्रहण करना, यानी कि हमारे शरीर के द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, यानी कि खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना और उनके उपयोग से शरीर में वृद्धि या उनका रखरखाव करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण क्या है? पोषण शरीर के द्वारा खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके और उनका उपयोग करना जिससे शरीर में वृद्धि विकास हो, यही क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु उन्हें वृद्धि और विकास करने के लिए कुछ अन्य पोषक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स, और इनकी कमी को पौधा पूरा करता है जड़ के द्वारा अवशोषण की क्रिया के माध्यम से। ठीक है, मानव अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, मानव अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे हैं? मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ शरीर की वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है, और उनके माध्यम से हमारे शरीर में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पोषण से संबंधित जो आपको याद रहने चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम पादप पोषण की बात करें तो हमने समझा पादप पोषण में मुख्य रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है जो पादप पोषण को क्या कर देते हैं? पूर्ण कर देते हैं। कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पादप स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, इनका निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल और अन्य अकार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से खनिज जो शामिल होते हैं वो जमीन यानी कि भूमि से अवशोषण की क्रिया द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। अब मृदा के अंदर यदि किसी भी तत्व की कमी होगी तो पौधे के अंदर भी उस चीज का अभाव होगा, जड़ के द्वारा उस चीज का अवशोषण ही नहीं हो पाएगा जो जमीन में मौजूद ही ना हो। ठीक है, इसलिए मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी कम होने लगती है, और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए दो प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है, एक रासायनिक रूप से उर्वरक और एक जैविक रूप से खाद। और पर्यावरण के लिए यदि हम देखें कौन सी चीज ज्यादा अच्छी और फायदेमंद मानी जाती है तो वो है आपकी जैविक खाद, ऑर्गेनिक खेती, जो मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालती और न ही पर्यावरण को दूषित करती है। लेकिन रासायनिक उर्वरक जो है वो तुरंत रिजल्ट देते हैं और दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम भी देते हैं, इसलिए रासायनिक उर्वरक के स्थान पर हमें जैविक खेती को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पौधों के लिए जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं यानी कि अकार्बनिक जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे, लेकिन अभी आपको परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है कि पौधे के लिए लगभग 17 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है जो अकार्बनिक रूप से पौधे के लिए जरूरी है। ठीक है, जिन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है आपकी मुख्य पोषक तत्व, दूसरे द्वितीय पोषक तत्व और तीसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व को आप क्या कह सकते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और पोटेशियम एंड फास्फोरस 6 मौलिक तत्व हैं जिन्हें मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है द्वितीय पोषक तत्व जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तत्व शामिल हैं, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, फिर
कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी आवश्यक हैं, जिसके अंतर्गत आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पौधे को होती है। तो कुल मिला के 17 पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पौधे को है पौधे की वृद्धि और विकास करने के लिए, जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी जो है वो है मुख्य पोषक तत्व या प्राथमिक पोषक तत्व, दूसरे हैं द्वितीयक और तीसरे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। और ये नाम लिखे हुए हैं बोर्ड पे, जिसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना था और नोट कर लेना था। ठीक है, वीडियो को बैक करके फिर कर लेना स्क्रीनशॉट। अब है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को समझें। प्रकाश संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश से संश्लेषित करना, यानी कि प्रकाश के उपयोग से भोजन का निर्माण करना। प्रकाश के माध्यम से भोजन के निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, आपकी प्रकाश संश्लेषण। ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर सकते हैं वह पौधे कहलाते हैं स्वपोषी, और जो नहीं कर पाते वो कहलाते हैं परपोषी। जैसे कवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता, इसलिए वो परपोषी है, पैरासाइट है, परजीवी है। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं वो सारे के सारे हरे पादप, और पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे के सारे हरे पादप किस में आ जाएंगे आपके प्राथमिक उत्पादक में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले जीवों में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आपस में क्लोरोफिल की सहायता से और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, जिसके बाद आपका ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। अगर ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं आता है तो आप टिक करेंगे कार्बोहाइड्रेट को, या मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, इस क्रिया में पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एमपीपीएससी का ये भी प्रश्न है जो परीक्षा में पूछ लिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत आपकी प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बन जाती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार से बन रही है, तो प्रकाश ऊर्जा यानी कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, इस प्रकाश के अंतर्गत क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल आपस में सभी क्रिया करने लगते हैं और उसके बाद ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का रासायनिक तत्व, एक प्रकार का क्या है, रासायनिक तत्व। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो सूर्य से आने वाला प्रकाश ऊर्जा है उसको हम किस में बदल दे रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में। हम नहीं बदल दे रहे हैं, मतलब पौधा बदल दे रहा है। ठीक है, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके अंतर्गत ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ कुछ मात्रा में जल और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। अब ये क्रिया बैलेंस लिखी हुई है, आपको ये याद कर लेनी है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु भाग लेते हैं, जबकि एक भी अणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, और जो जल है, जल के 12 अणु भाग लेते हैं, जिसमें से 6 अणु बन जाते हैं। ठीक है, तो जल का उपचयन होता है। इसका मतलब ये हुआ प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर आपकी रासायनिक रूप से अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत किसी पदार्थ का रिडक्शन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, और उपचयन किसी के द्वारा नए पदार्थ का बनने का जो है वो आपका बनता है, वो मुख्य रूप से जो यूज होता है वो है जल, यानी कि जल का उपचयन होता है। आपको ये याद रखना है, उपचयन, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन और उपचयन को कहते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। तो जल का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की पत्तियों में होती है, इसलिए पत्तियों को क्या कहते हैं, पौधों का रसोई घर कहते हैं। वो क्यों होती है, क्योंकि पत्तियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को क्या कहते हैं, पौधों का रसोई घर यानी कि किचन कहते हैं, या उसको सामान्य भाषा में भोजन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है,
अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो मुख्य रूप से दो रूपों में होगी। किस तरीके से हो रही है उसको समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक रूप से अभिक्रिया है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया होती हैं, ठीक है। उपचयन को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को कहा जाता है रिडक्शन। दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसमें ये चीज नोट कर लो, जल का उपचयन होता है और उसके बाद ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी कि जल के उपचयन के द्वारा आपकी ऑक्सीजन बन रही है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से यानी कि रिडक्शन से क्या बन रहा है आपका ग्लूकोज बन रहा है। या ग्लूकोज की जगह ऑप्शन दिख जाए तो कार्बोहाइड्रेट लगा देना कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा, आपके जल के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आपके ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। और जो नीचे वाली अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, अपचयन। तो इस प्रकार से आपको चीजें याद कर लेनी है और यही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे कि पौधों के लिए निम्नलिखित में से कितने तत्वों की आवश्यकता है, तो 17। कितने भागों में बांटे गए हैं, तो 3। और तीनों के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल हैं वो याद कर लेने हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो अपचयन उपचयन दोनों है। इसमें किसका अपचयन हो रहा है, तो जल का अपचयन हो रहा है। क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। और किसका उपचयन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जल का उपचयन हो रहा है जिससे ऑक्सीजन बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है जिससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी है रासायनिक प्रकाशहीन, यानी कि इस अभिक्रिया को होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती और इसको करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये अंधेरे में भी हो जाएगी और प्रकाश रहेगा तब भी हो जाएगी, लेकिन प्रकाश को यूज नहीं करेगी और ये प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी, क्योंकि ये प्रकाश रासायनिक है और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया, ठीक है। तो पहली अभिक्रिया है आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के ग्रेना वाले भाग में, यानी कि पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उस पत्ती के ग्रेना वाले भाग में, यानी कि क्लोरोफिल के ग्रेना वाले भाग में आपकी ये अभिक्रिया होती है जिसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसे आप हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और ये परीक्षा में सीधा सीधा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से हिल रिएक्शन कौन सी है, तो हिल रिएक्शन कहलाती है आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, जल का अपघटन यानी कि उपचयन होता है। जल का अपघटन यानी कि उपचयन होता है। जल के उपचयन के बाद क्या बन रहा है आपका, ऑक्सीजन बन रहा है और साथ ही साथ कुछ ऊर्जा भी बनती है, ठीक है। तो जल के अपघटन से या जल के अपचयन से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आदि अभिक्रिया हुई, आदि बची आपकी रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया। तो ये जो है वो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। किस में होती है, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है, जिसे हम ब्लैक मैन रिएक्शन यानी कि ब्लैक मैन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, वातावरण से ली गई आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है। पहले जल का क्या हुआ था, उपचयन हुआ था। ये जल यानी कि H2O था, H2O का उपचयन हुआ और उसके बाद ऑक्सीजन बनी या ऊर्जा बनी। फिर साथ ही साथ दूसरी अभिक्रिया जो है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और अपचयन होने के बाद ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज किस रूप में बनता है, शर्करा के रूप में। और आगे चल के देखा जाए तो फिर ये क्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के द्वारा संश्लेषण किए जाने की एक अभिक्रिया है जो मुख्य रूप से दो रूप में होती है। पहला रूप क्या है उसका, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा है रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया दोनों प्रकार की होती है, दोनों यानी कि अपचयन भी है और उपचयन भी है। उपचयन के अंतर्गत आपके जल का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है जिससे ऑक्सीजन गैस बनती है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है जिससे ग्लूकोज बनता है। कुछ इस प्रकार के जो फैक्ट हमने देखे हैं लगातार, उनको आपको एक एक करके नोट करना है और याद करना है, ठीक है। ज़्यादा विशेष समझने वाला टॉपिक था नहीं, इसलिए अपन ने इसमें ज़्यादा समय दिया नहीं है। अब इससे संबंधित परीक्षा में जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लिए जाते हैं एक बार वो भी चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो
ठीक है। जैसे पहला फैक्ट है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रकाश संश्लेषण के रूप में सबसे पहले जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो शीघ्र ही मंड अर्थात स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पहले बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है और स्टार्च एक डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज आगे चल के स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टार्च पौधों की एक संचित ऊर्जा यानी कि स्टोर एनर्जी भी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से नीले, बैंगनी और लाल तीनों रंग के प्रकाश में होता है, जबकि लाल रंग में देखा जाए तो सबसे ज्यादा होता है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो मुख्य रूप से नीले, बैंगनी और लाल तीनों रंग के प्रकाश में होती है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकता है, यानी कि हमारे घर की जो ट्यूबलाइट या लट्टू जो होते हैं 100 वाट के, 0 वाट के, उन लाइट में भी यानी कि कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, क्योंकि वहां से भी प्रकाश आएगा और प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल आपस में क्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लग जाएगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर संचित हो जाती है। यानी कि ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा किस रूप में बनती है। तो ऊर्जा दो प्रकार से अलग अलग प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है या किस रूप में बन रही है। तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज और गतिज, और यहाँ जो ऊर्जा बन रही है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में बनती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 3 फैक्ट लिखे हैं परीक्षा में तीनों पूछे जाते हैं, एक एक करके इसको नोट कर लेना, नहीं तो फिर क्या है कि जब परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप चूक जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन यानी कि पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो शैवाल द्वारा उत्पादित किया जाता है। शैवाल क्या होते हैं, एल्गी। एल्गी आपने नल आदि के नीचे जो काई जमी हुई देखी उसको अपन शैवाल कहते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो किससे मिल रहा है, आपको शैवाल से मिल रहा है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी यानी कि एनाबॉलिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज होता है, यानी कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो ग्लूकोज है। ठीक है, जो अंतिम रूप से ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखें तो वो है प्रकाश। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो गया आपका, दो प्रकार के प्रश्न बन गए कि जैविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो वो ग्लूकोज है, यानी कि जीवों के लिए जो ऊर्जा का काम कर रहा है वो ग्लूकोज है, लेकिन ऊर्जा का मुख्य स्रोत, प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी स्रोत देखा जाए तो सूर्य। जब तक सूर्य नहीं होगा प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। हम सूर्य का प्रकाश तो खा नहीं रहे, खा तो ग्लूकोज ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैविक ऊर्जा का जो स्रोत है वो ग्लूकोज है, लेकिन ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा जाए तो सूर्य है। ठीक है, जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व मैग्नीज होता है। ठीक है, जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक जो तत्व है वो मैग्नीज और क्लोरीन होता है, दो तत्व आवश्यक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन का जो अनुपात है 10:1 होता है, यानी कि 10 बार प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, 1 बार श्वसन की क्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का अनुपात क्या हो जाता है, ये आपको लिखा हुआ है 10:1, ये याद कर लेना है, यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न बनेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, दोनों चीजें हमने कवर कर ली है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर डाउट नहीं है, समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी टिक कर देना। जय हिंद, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।